तो अगर हम बात करें चेंज की, आपको क्या लगता है कि जो बदलाव है वो कभी-कभी होता है? मतलब हम कह रहे हैं चेंज, बट चेंज इज ऑल्सो कांस्टेंट, जो कि हमेशा होता रहता है, एंड देन इट लीड्स टू इवोल्यूशन, है ना। तो सडन चेंजेस, कुछ सालों में चेंजेस, कुछ सालों में बदलाव क्या लेके आते हैं? इवोल्यूशन लेके आते हैं, कुछ नया लेकर के आते हैं, और जिसका वेट हम सभी कर रहे होते हैं। अब बोलोगे मैम वेट तो कर रहे हैं, बट वो चेंज देखने के लिए हम रहेंगे तो नहीं, क्योंकि इतने साल में ये इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में हम पूरा सारी स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म, धरती, प्राणी कैसे आए, सेल कैसे आई, सारा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। तो आज का ये 12th क्लास का इवोल्यूशन का चैप्टर है, वन शॉट है, बहुत कम टाइम में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कैसे चीजें बनी, एक छोटी सेल से लेकर एक मानव यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हाउ इट एक्चुअली इवॉल्व, कैसे वो एक छोटी सी सेल या सेल भी नहीं बनी थी, उससे पहले भी कैसे कोई चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स भी कैसे आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा इस चैप्टर को विदाउट डूइंग एनी फर्दर लेट। और आप सब अपनी नोटबुक लेकर के बैठेंगे, एनसीईआरटी खोल करके बैठेंगे, और साथ के साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाएंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे देख देख के। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। अब हम कितनी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये देखो ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ऑरिजिन हुई, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया इटसेल्फ। एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, है ना, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, एक तरीके के तो ऑर्गेनिजम्स नहीं है यहाँ पे, बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, तो वो कैसे आए। देन एविडेंसेस, उनके सबूत क्या हैं, हमें सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप विश्वास नहीं करते किसी चीज पे, है ना। आपको मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स चाहिए होते हैं, हाँ उसने ऐसे ही कहा था। तो यहाँ पे भी इतनी बड़ी बात है, इवोल्यूशन हुआ है, इसके हमें सबूत चाहिए, तभी हम मानेंगे। देन हम अडैप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा जो मार्सुपियल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम, एक पेज देखा होगा, हम वो वहां पर पढ़ेंगे। देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, वो एक्चुअली कैसे हुआ। देन मैकेनिज्म, मतलब क्या मैकेनिज्म रहा है, किसके थ्रू ऐसा हुआ है। उसके बाद हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जब इतनी सारी चीजें हुई हैं तो कोई अपना सिद्धांत लेकर के आ गया, कोई अपने रूल्स लेकर के आ गया, तो वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। एंड अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन अगेन, एंड देन ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। लास्ट में हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमंस कैसे इवॉल्व होकर के आए हैं वी। और एक कहानी है इसी के ऊपर, मतलब एक वेब सीरीज भी है, बिग बैंग थ्योरी। आप सभी ने इसका पोस्टर देखा ही होगा, है ना। बहुत लोगों ने ये वेब सीरीज देखी भी होगी, जैसे कि फ्रेंड्स हैं, हाउ आई मेट योर मदर, ये बहुत सारी वेब सीरीज हैं, बच्चे देखते हैं। ऐसे ही उसके ऊपर ये वेब सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके देखना, क्योंकि इसमें हमें कुछ पता चलेगा कि कैसे यूनिवर्स एक्चुअली फॉर्म हुआ है, हमारा ब्रह्मांड कैसे फॉर्म हुआ है जिसमें हम हैं। ठीक है, तो लाइफ तो बाद में, बट यूनिवर्स कैसे बना ये जानना बहुत जरूरी है। चलो आगे। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्टली है क्या ये, है ना। इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ, है ना। हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, कि लाइफ एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुई, उसका इतिहास हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन में। ठीक है, अब अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो हमने बहुत ही सिंपल उसमें एक लिख लिया है कि यूनिवर्स कब हुआ, अर्थ कब हुई, है ना, और लाइफ कब ओरिजिनेट हुई। तो यूनिवर्स हमारा 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एंड अगर हम बात करें अर्थ की तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एंड अगर हम बात करें लाइफ की तो वो है 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जो कि यहाँ पर, एक सेकेंड बेटा, ठीक है। तो ओके तो अब ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स पहले शुरू हो चुकी थी, मिलियंस ऑफ इयर्स में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, उसके लिए हमें
पता होना चाहिए कि लाइफ आई कहाँ से है। बदलाव तो हम जब देखेंगे ना, जब हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि ओरिजिन क्या है, तब हम देखेंगे कि अच्छा ये यहाँ से 1 से शुरू हुआ है और 500 तक पहुंच गया। अब आप जानना चाहते हैं 500 कैसे पहुंचा, तो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, ये तो पता होना चाहिए। नाउ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हमें पता चल गया। तो ऐसे ही हम स्टार्स को देखते हैं, है ना, चंदा मामा को देखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चों को देख करके पोएम सुनाई जाती है। जब वो बच्चा या हम उस स्टार्स को देख रहे होते हैं, तो क्या आप अपने प्रेजेंट में हो? हमें पास्ट की नहीं सोचनी चाहिए, हमें फ्यूचर की नहीं सोचनी चाहिए, हमें प्रेजेंट के बारे में ध्यान रखना चाहिए, हमें सिर्फ उसी को देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप स्टार्स देख रहे हैं तो आप बोल तो रहे हैं कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूं, नहीं, जब आप स्टार्स देख रहे हैं तो आप यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट, आप पास्ट में निहार रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लाइट कहाँ से आ रही है, जो लाइट स्टार से आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है। उस लाइट को हम डिस्टेंस को हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और दो स्टार्स के बीच का एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्टीलर डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूनिवर्स की बात करें जो कि 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। यूनिवर्स किससे बनी हुई है? मान लो आपकी थाली में बहुत सारे, आपकी एक थाली है, थाली क्या है? यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके अंदर बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। तो ये गोल गोल अंडे क्या हो गए? बहुत सारी गैलेक्सीज, है ना। तो एक यूनिवर्स में 100 to 200 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। अब इसी के अंदर बेटा क्या होता है? इन गैलेक्सीज में क्या होता है? मान लो ये एक अंडा है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो बहुत सारे स्टार्स हैं इस गैलेक्सीज में, एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट है, धुआं है, डस्ट है, गैसेस हैं। ठीक है, एंड मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब 100 से 200 बिलियन ऑफ गैलेक्सीज में मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स, गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब चलें आगे। अब देखो बात आती है बिग बैंग थ्योरी की। बूम बड़ा, कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है? एक यूनिवर्स बना। ये बिग बैंग थ्योरी इसके बारे में बताती है, बट एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे? कैसे 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 वो बोलने लगी कि यूनिवर्स ऐसे बना है। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है? ये बात करती है कि एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो एक्सप्लोजन है, अगर हम किसी आज के टेक्नोलॉजी को बोलें कि आप बता सकते हैं कि वो कैसा था, आप उसको मेजर करके बता सकते हैं कैसा रहा होगा, तो वो बहुत ही अनइमेजिनेबल है इन फिजिक्स, फिजिकल टर्म्स भी ऑल्सो। टेम्परेचर देखो, यहाँ पे जब तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था जब एक्सप्लोजन हुआ, है ना, लेकिन यूनिवर्स क्या हुआ? जब वो फटा, बूम हुआ, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, है ना। अब एक्सपेंड हो गया, आपको पता है यूनिवर्स कितना बड़ा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? धीरे धीरे वहां पर जो वो एक्सपेंडेड चीज है जिसको हम यूनिवर्स आगे बोलेंगे, वहां पे बेटा टेम्परेचर हुआ कम। ठीक है, टेम्परेचर वहां हुआ कम, एंड हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म हुए लेटर। अब बाद में ये गैस फॉर्म हुई और कंडेंस हो गई, और इन्होंने क्या बना ली? ये गैलेक्सीज, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आज के जमाने में हम इन्हें बोलते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, ये इन्होंने क्या बनाया बेटा? गैलेक्सीज, प्रेजेंट डे गैलेक्सीज। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी की बात करें जहां पे हमारा एक प्लैनेट है एक अलग से सोलर सिस्टम में, तो वो क्या है? अर्थ। अर्थ ये देख रहे हो आप, अर्थ बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मिल्की वे गैलेक्सी में आकाश गंगा बोला जाता है इसे। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? आकाश गंगा। ठीक है, so this has formed 4.5 billion years ago। अब देखो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है? ये उबलता हुआ, खौलता हुआ, मोल्टन, पिघला हुआ मास है। ठीक है, पिघला हुआ मास है। यहाँ पर अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, यहाँ पर पानी भाप बन गया था, यहाँ पर कुछ गैसेस भी थी, मतलब काफी ही रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे था। ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे था। टेम्परेचर अराउंड हम बोल सकते हैं 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? नो एटमॉस्फेयर वाज देयर ऑन अर्थ। वाटर वेपर रिलीज, ठीक है, मीथेन था वहां पे, CO2 था, अमोनिया था। ठीक है, अब आप समझ गए, वाटर वेपर था, मीथेन था, CO2 था, अमोनिया था। अब बेटा देखो, ये जो सन रेज हैं, आपको पता है यहाँ पे आप कभी कहीं देख पा रहे हो O2 है? आप नहीं देख पा रहे कि यहाँ कहीं O2 लिखा है? नहीं लिखा है।
अब O2 नहीं है तो बेटा क्या यहाँ पर हमारी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर होगी? नहीं होगी। तो यूवी रेज जो सन से आ रही हैं वो आसानी से आ जाएंगी, आसानी से आ जाएंगी। अब जो ये यूवी रेज हैं ये वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बदल देंगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बदल देंगी। अब देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बलून्स देखते हैं ना हम जब बर्थडे पार्टी में लगाते हैं, तो वो बलून्स क्या करते हैं बेटा, आप बर्थडे पार्टी में लगाते हो तो वो अच्छे से ऐसे रिबन के साथ ऐसे 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 वो चिपक जाते हैं छत पर, है ना, ऐसे ही होता है ना। वैसे स्पर्म्स की तरह भी लगते हैं जब हम पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर हमने अभी पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पर हमने स्पर्म्स का डायग्राम पढ़ा था, तो उसी की तरह ये लग रहे हैं। और हाइड्रोजन हल्की होती है इसलिए वो ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वो बलून को भी ऊपर ले जाती है, ऐसे ही यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, इसके वाटर वेपर को, वाटर को ब्रेक किया तो ऑक्सीजन बना। अब जब ये ऑक्सीजन, अमोनिया प्लस CH4, इन्होंने क्या बनाया है फर्दर, CO2 प्लस H2 एंड अदर गैसेस प्लस O2, यहाँ पे ये फ्री मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, इसने बेटा क्या बनाया, फ्री मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ने, इसने बनाया बेटा ओजोन, इसने क्या बनाया, ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर है ये, ठीक है। अब क्या होगी, यूवी रेज सारी की सारी नहीं आ पाएगी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, नो फ्री ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एचर, उस टाइम पे ऐसा था, वैसे लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन अगो आफ्टर द अर्थ, अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर क्या हुई, जिंदगी आई, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई बात, चलो ऐसे यूनिवर्स बना होगा, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए, जैसे यूनिवर्स बना तो बहुत सारे लोग आए अपनी अपनी कहानियां बताने के लिए, अपनी अपनी थ्योरीज देने के लिए कि लाइफ ऐसे बनी होगी, लाइफ ऐसे बनी होगी। यूनिवर्स कैसे बनी, चलो वो आइडिया लग गया, अब लाइफ कैसे बनी उसके पीछे बहस चलने लग गई। तो काफी सारे बहस में अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टोरी ऑफ पेंस्पर्मिया, ठीक है, ये कॉस्मोजोइक थ्योरी हम इसे बोलते हैं। ये एक थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ जो है वो दूसरे प्लैनेट से आई है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि कहीं पे लाइफ होगी और वहां से कोई चिड़िया, कोई मगरमच्छ, कोई उड़ के, या मगरमच्छ कैसे उड़ेगा, तो चिड़िया उड़ के आ गई होगी, या कैसे भी, या स्पोर्स की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में, स्पर्म्स की फॉर्म में वो उड़ के आया है और उससे बेटा क्या बनी है, लाइफ बनी है, ठीक है। तो ये है स्टोरी ऑफ पेंस्पर्मिया एंड कॉस्मोजोइक थ्योरी। देन आती है स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन के बारे में बोलें तो ये कुछ सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में कह रहा है, जादुई शक्तियां। फिर क्रिश है, कौन है वो, आके बोलेगा रोहित मेहरा, बोलेगा आइला मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, शक्ति ही भक्ति है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुपर नेचुरल पावर्स जो है वो, मतलब एक फादर सोरेस थे, उन्होंने कहा कि भगवान ने ही ये बनाया है, एक गॉड हैज क्रिएटेड ऑल दिस। वो 6 दिन के लिए आए थे, 6 दिन में पूरी लाइफ बन गई, ठीक है। तो पहले सबसे छोटे लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर बड़े, फिर बड़े बड़े, ठीक है। तो 6th लेवल पर हम जो सबसे कॉम्प्लेक्स, जिनके पास ब्रेन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, हम लोग सबसे बाद में बने हैं, ऐसा उनका कहना था। तो इनकी तो भाई कोई तुलना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, बोल दिया भगवान ने बनाया सब, ठीक है। तो ये क्या था, 400 साल ओल्ड, मतलब ये क्या हुआ, टू दिस अर्थ 400 ईयर ओल्ड। नाउ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अचानक, अचानक से कुछ हो गया, ठीक है। लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। उसने कहा कि अचानक से, जैसे कि मान लो किसी इंसान ने, वहां पे एक्चुअली हुआ क्या था, ये इंसान यहाँ पे बैठा हुआ था चेयर पर, ठीक है, ये चेयर है, ओके, सोफे पे बैठा हुआ है, इसका एक पैर और बना देती हूँ, ये सोफे पे बैठा हुआ है, इसने देखा कि यहाँ पर ऐसे मट्टी वट्टी सी पड़ी हुई है, मड, ठीक है, घर के आंगन के बाहर बैठा हुआ है ये, ठीक है, ये इसका बरामदा है, छत है, यहाँ पे बारिश हो रही है, मिट्टी है, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे रेंगने वाले कीड़े निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा भाई ये मिट्टी है, सड़ी हुई चीजें हैं यहाँ पे, तो डेड मैटर, मड है, स्ट्रॉ है, मड है, यहीं से लाइफ बनी है, ठीक है। बट लुईस पाश्चर जी आए और उन्होंने कह दिया भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसी तुम बेतुकी की बात कर रहे हो, मेरे सामने ऐसी बात मत करना,
तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाला था वो तो रोने ही लग गया, कह रहा है बारिश के साथ साथ मेरे भी आंसू बह गए। ठीक है, अब क्या हुआ है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है बेटा। एक थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है, बायोजेनेसिस का मतलब क्या है कि कुछ लिविंग के बारे में बात करिए ना। अगर कोई बोले थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस पहले आई होगी या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, तो बोलना भाई थ्योरी ऑफ एज बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब नॉन लिविंग। तो कई बार इसको भी कह देते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग मैटर है ना, तो कई बार इसको भी क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्लियर, क्लियर हो गया। ये आप लिखते जाओ, बिल्कुल सिंपल से नोट्स हैं, आपको अब इसी तरीके से अपनी नोटबुक में कर लेना है। नाउ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है कि जो पहले लाइफ थी उसी से ही दूसरी लाइफ है। जैसे हम पढ़ते हैं ओमनीस सेल्यूले ई सेल्यूला, है ना, ऐसी इसका बेटा है। लाइफ को जैसे सेल को सेल्यूलर बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ओमनीस वाइवम, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, वाइवम ई वाईवे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम 12th क्लास में कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ज्यादा कहाँ से है, आपको पता है सेल्यूलर वैसा है, बस इसको वाईवे वाइव है ना, लाइव। ठीक है, बस क्लियर हो गया। अब लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो उसने बेटा क्या किया, उसने एक फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क की जो शेप थी ना वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, वो कुछ ऐसी थी, ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क होता है ना, लेकिन उसकी नेक थी वो ऐसी थी, है ना, तो इसी वजह से इसका स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला गया है। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट इस तरीके से हुए हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब। तो इन्होंने क्या कहा कि शायद ना माइक्रोब्स हैं, या कंटामिनेटेड हेयर, या वहां पे होता होगा ऐसा। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट आए थे, 1 2 3, रेड्डी, स्पेल्जानी एंड पैस्चर, लुइस पैस्चर जी। अब इन तीनों ने वैसे एक अलग अलग कहानी अपने अपने तरीके से कही थी। फिर लास्ट में लुइस पैस्चर जी आए थे, उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया था, जहां पर उन्होंने ये चीजें यूज करी थी। अब इनकी कहानियां तीनों की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में लुइस पैस्चर ने क्या किया, उन्होंने प्री स्टेरलाइज्ड मतलब क्या कर दिया, हीट कर दिया, है ना, जो भी ये यहाँ पे हीट कर दिया, यहाँ पे हीट कर दिया, तो यहाँ पे जो भी माइक्रोब्स हैं वो मर गए। ठीक है, वो मर गए, तो प्री स्टेरलाइज्ड किल्ड यीस्ट, और वहां पे हमने देखा कि उससे कोई लाइफ नहीं आई है। फिर हमने क्या देखा, बाद में यहाँ पे किल्ड ईस्ट थी, बट वहां पे एयर थी, तो एयर तो बेटा कंटामिनेटेड हो सकती है ना, मान लो ईस्ट इधर है, ठीक है, ईस्ट इधर है, मार दिया इस ईस्ट को, बट एयर में और भी तो ईस्ट हो सकती है। जब हमने यहाँ पे एयर डायरेक्टली पास हुई तो यहाँ पे देखा हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा कि शायद कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, हम बोल सकते हैं कि जिनके थ्रू क्या होती है, लाइफ आती है। ठीक है, तो अब ये भी थोड़ा सा नाराज से क्यों हो गए, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर लाइफ केम। इन्होंने बता तो दिया कि क्या है, बट एग्जैक्टली नहीं बताया कि लाइफ कहाँ से आई है। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया कि एयर कंटामिनेटेड एयर है, वहां से माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, लाइफ है इधर, बट कैसे आई, कहाँ से आई, ये नहीं बताया है। तो इसीलिए ये भी थोड़े से उदास ही थे यहाँ पर। ठीक है, ये भी थोड़े से उदास थे। अब मैं आपको, आप उदास ना हो, आपके एग्जाम्स में कम स्कोर ना आए, आप सीयूटी क्रैक करके एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं, इसके लिए हमारे पास आपके लिए 2 अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं, 2 बैचेस हैं। आप ये दोनों बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसको करना चाहते तो आप इसको करो, अगर आप इसको करोगे तो आपको जितने भी बैचेस सीयूटी से रिलेटेड लॉन्च होंगे, आपको सभी का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत अच्छे से टीचर्स डेप्थ में यहाँ पर चीज़ें पढ़ाते हैं। अब समर्थ बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप, मैं एक बार आपको गाइड कर देती हूँ। यहाँ पर गूगल पर जाकर के अड्डा 24/7, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके यूजी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th के बाद आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। वहां जाकर के आपको क्या करना है, सीयूटी यूजी पे क्लिक करेंगे, सीयूटी साइंस, इफ यू आर द साइंस स्टूडेंट वाचिंग हियर, देन आई थिंक बच्चे यही पढ़ रहे होंगे, मे भी किसी को इंटरेस्ट हो, तो आप यहाँ पे क्या करना है, सीयूटी समर्थ बैच 2.0 ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 10,199 का है। अगर आप यहाँ पे इस कूपन को अप्लाई करेंगे, बाय नाउ करना है, ठीक है, आप ये कूपन,
15% आपने ऑलरेडी लगाया, आप एक कोड और डाल सकते हैं, मेरा कोड, ठीक है, और वो आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर NEE20 डालेंगे, ठीक है, और अप्लाई करेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और आपको देखो 9,959 में ये पूरा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है। और अगर आप मान लीजिए अगर आप दूसरा महापैक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे भी आप NEE20 डाल सकते हैं और आपको वहां पर भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, लेट अस गेट बैक। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर महापैक, इधर ही आप कहीं स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा महापैक, ठीक है। तो चलो चलते हैं और अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखने के बाद आप बिल्कुल तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन की। उन्होंने वहां से थोड़ा सा आइडिया लग गया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से कि कुछ सर्टेन चीजें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ एक्चुअली जिनसे अराइज हो रही होगी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। ये क्या कह रहा है, लाइफ, ये देखो ओपेरॉन थे, ओपेरॉन हमारे रशिया के थे एंड हेल्डेन हमारे इंग्लैंड के थे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज इंग्लैंड का फ्लैग एंड ये बेटा रशिया का फ्लैग है, ठीक है, समझ गए। अब लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। RNA या प्रोटीन से लाइफ आ रही है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इनऑर्गेनिक से होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, अर्थ पे इन्होंने बोला कि टेम्परेचर था बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये बता रहे हैं, और वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, नाइट्रोजन एंड अमोनिया था एंड हाइड्रोजन भी था। और बेटा इसका रेशियो क्या था, 1:2:1:2, इस रेशियो में ये बेटा वहां पे प्रेजेंट था। अब सिमिलर सी चीजें, जैसे कि हम वो नहीं करते हैं, बहुत सारी मूवीज हैं बेटा पुरानी की, पता नहीं आप जानते हो नहीं, पर आई गेस इसकी कॉपी बन जाती है अभी। कौन था वो, सुशांत सिंह राजपूत, है ना, उसकी एक मूवी अभी जो लास्ट में बनी थी, हॉलीवुड में एक मूवी है उसी से रिलेटेड, मैं नाम भूल गई हूँ। तो बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ पे, इसने अर्थ जैसा ही सिस्टम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट एक लैब में किया, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया कि भाई देखो पृथ्वी पर क्या था, बहुत बोम्बार्डमेंट थी, बहुत ज्यादा वहां पे लावा वावा था, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो यहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस रख लिया, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू यहाँ पे स्पार्क कराया तो टेम्परेचर इतना पहुंच गया। यहाँ पे ये बेटा गैसेज हैं सारी की सारी, और CH4 NH3 एंड H2, इनका रेशियो क्या है, 1:2, 2:1:2, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, जब इन्होंने इधर ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उनको पता चला कि इधर जो ये पूरा पूल आ रहा है, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट होके उनको ब्रेक करके, जो हमने अभी पढ़ा था कि नदियां भी बहने लग गई थी, है ना, उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और जो ये पूल है यहाँ पर, इसमें क्या है, काफी सारे क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ शुगर हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं, कुछ फैट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से निकली। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें एक ऐसी चीज को बनाने के लिए कैपेबल हैं जो कि एक अपना काम खुद कर सकती है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे ये प्रूफ दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल की बात करें तो सेल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, दो यहाँ पे अभी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट बहुत सारी चीजें जो कि एक सेल को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। और उन्होंने देखा कि जो मेटेओरॉइड्स हैं वो भी, उनके अंदर भी ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब कहीं से जब कोई मेटेओरॉइड किसी और प्लैनेट से टकराता है तो मे बी वहां पे लाइफ पहुंचने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या करना है, SL मिलर का एक्सपेरिमेंट हमें समझ आ गया बेटा, ईयर जरूर याद रखना, बहुत बार आ जाता है 1953, ठीक है, 1953।
और ये कौन से, ये फ्लैग कौन सी कंट्री का है आपको पता चल जाएगा। ये फ्लैग बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिख के कौन सी कंट्री का है, ठीक है, ये फ्लैग बताइए। अब चलते हैं आगे। ओके नाउ यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं था, इधर हमें कोई आइडिया नहीं था हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल केम। मतलब देखो एक सेल में, एक सेल को लिपिड मेम्ब्रेन चाहिए, उसके लिए बेटा हमें फैट एंड प्रोटीन्स चाहिए, है ना, फैट एंड प्रोटीन्स वो बेटा बन चुके थे, अमीनो एसिड्स बन चुके थे, शुगर मॉलिक्यूल्स बन चुके थे, साइटोप्लाज्म के लिए जो चीजें चाहिए, बट एक रेप्लिकेटिंग मटेरियल डीएनए यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता था कि ऐसा कौन सा सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल है, ये अभी नहीं पता था। सो द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर अगो। तो देखो सबसे पहले यूनिवर्स, मैं आपको याद करा देती हूँ बेटा, यूनिवर्स कब बना था, 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। नॉन लिविंग की बात करें तो वो 3 मिलियन ईयर्स अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो आई होगी, है ना। लेकिन अगर हम फिर लाइफ की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2000 मिलियन ईयर्स अगो मे बी पॉसिबली ओरिजिनेट नहीं हुई है, बट उसके आसपास यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्या कह रही है, द फर्स्ट सेल्यूलर of form of life did not possibly originate till 2000 million years ago। तो बहुत बार लिख देते हैं कि अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो आ गई होगी, बट ऐसा नहीं है, वो तब तक ओरिजिनेट नहीं हुई थी। ओके दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर वाटर ओनली, दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules accepted by the majority, however once formed how the first cellular forms। मतलब कह रहा है, अगर देखो क्या कह रहा है, लेट मी चेंज द कलर। देखो आपको पता है एटम्स होते हैं, है ना, एटम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो होगी वो एटम होगी, उसके बाद क्या बने होंगे, कुछ नॉन या फिर हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन सेल्यूलर लाइफ हम बोल सकते हैं, फिर सेल्यूलर लाइफ फॉर्म, ठीक है। और बेटा सबसे पहले वो क्या थी, एक्वाटिक थी, पानी में वाली थी, ठीक है। और पानी से बेटा क्या हुआ, आगे जा करके समुद्री तल पे सबसे पहले जानवर थे पानी वाले, ठीक है। उसके बाद बेटा इवोल्यूशन हुआ है और फिर क्या आई है, लाइफ आई है। ओके फिर क्या आया है, लाइफ आई है। तो ऐसी कहानी, ऐसा कुछ साइकिल यहाँ पर चला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में एक साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जिनका एक्चुअली नाम तो मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाह रही हूँ आपको। उन्होंने क्या बोला, अल्फ्रेड वेलेस थे यहाँ पे, और HMS बीगल के शिप के ऊपर जाकर के इन्होंने फिर उन चीजों को मना किया था। मैं बता रही हूँ आपको, ये कलर ले लेते हैं एक सेकेंड। ठीक है, तो और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इन्होंने इसके मतलब इन्होंने 3 अर्थ दिए, 3 बातें बोली इन्होंने, कि सबसे पहले अगर हम लाइफ की बात करें, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो हमने पढ़ी है। सो दिस थ्योरी हैज 3 connotations, ones that all living organisms, species or type that we see today were created as such। जो भी whatever present today were existed
एज सच, ठीक है, जो भी आज जैसा है वो वैसा का वैसा पहले प्रेजेंट था। देन उसने तीसरी बात कही कि जो जितनी भी डाइवर्सिटी आज है ना, तो सेकंड टू दैट डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस द क्रिएशन। तो पास्ट में देखें, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पास्ट में जो डाइवर्सिटी है वो फ्यूचर के डाइवर्सिटी के बराबर है। वो क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, फ्यूचर या प्रेजेंट, वो क्या है, इक्वल है। ये भी थोड़ी सी अनोखी बात है, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। नाउ 3 दैट अर्थ इज ओनली अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। और फिर क्या कहता है कि भाई अर्थ तो सिर्फ 4000 साल पहले की ही है अर्थ। ओके, तो ये चीजें आपको भी सुन के थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है ना, सिर्फ इतनी ही पुरानी अर्थ होगी, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारा डिफरेंस आया हुआ है, एक लाइफ फॉर्म को आने में तो बहुत साल लग गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पेट्रोल की बात करते हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत महंगा हो चुका है, तो हम क्या कहते हैं कि ये भाई दोबारा बनने में बहुत टाइम लगेगा, इस फ्यूल को हमें सेव करना चाहिए। तो इसको ही बनने में इतना टाइम लगा है, तो आपको लगता है कि अर्थ सिर्फ 4000 साल पहले बनी होगी? बिल्कुल नहीं लगता ना, किसी को भी ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही साल पहले बना होगा। अब चलते हैं आगे। All these ideas were strongly challenged during the 19th century based on observation made during, अब इन को जैसे ये भाई बंदा आ गया और एक डिस्कवरी देके चला गया, अब ऐसा थोड़ी है तुम आए और कुछ भी बोल के चले जाओगे। क्या हुआ, HMS बीगल क्या थी बेटा, एक शिप थी, ठीक है, एक सेल शिप थी, एंड राउंड द वर्ल्ड चार्ल्स डार्विन जी आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कंक्लूड किया दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life form that existed million years ago। बेटा अब इस लाइन का मतलब ध्यान से सुनना, जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की जब पूरे भारत में ये भ्रमण कर रहे थे, अरे वाह, वर्ल्ड टूर सबका बहुत सपना होता है कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमने अपना भी पूरा इंडिया भी नहीं देखा है, किसने पूरा इंडिया देख लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूजन निकाला और कंक्लूड किया जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो अभी लाइफ फॉर्म्स है, मान लो हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट विद द फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स अगो। मैं हूं, आप हूं, हम सिमिलैरिटीज लेकिन कुछ अंतर के साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप ह्यूमन बीइंग है, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, फिर भी हमारे में कुछ डिफरेंस है। तो सिर्फ हम अभी की स्पीशीज से ही नहीं ये कर रहे, अभी जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं या जितनी भी स्पीशीज हैं हम उनसे ये डिफरेंस शेयर नहीं कर रहे हैं। जो स्पीशीज बहुत साल पहले थी सिमिलरली हम उनके साथ भी ये डिफरेंस शेयर कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम में और उनमें अंतर है, बट फिर भी हम थोड़े सिमिलर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच लिंक बन रहा है ना, बट हमारे और उनके बीच में डिफरेंस है। तो जो ये लाइन कह रहा है कि जो पहले था जैसा वैसा ही अब है, ऐसा तो ये गलत प्रूव कर दिया चार्ल्स डार्विन जी ने, है ना। नाउ देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अब देखो बेटा, इसकी यही वाली लाइन फिर से कैसे गलत बता रहे हैं वो, कि बहुत सारे एक्सटेंशंस आए होंगे, बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज हुई होंगी, कोविड-19 जैसी चीजें, तो मे बी कुछ स्पीशीज हैं जो कि पूरी गायब हो गई होंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जितनी स्पीशीज पहले थी उतनी स्पीशीज अभी हैं, एग्जैक्ट डाइवर्सिटी वैसी की वैसी है, ऐसा नहीं है। सो ये मतलब फिर उन्होंने ये बताया कि देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डार्विन जी ने क्या बोला, देयर हैज बीन, इसको पूरे को गलत ठहरा दिया, देयर हैज बीन इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। क्लियर, चलो अब चलते हैं आगे, और अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज की, जैसे कि एक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। एक्चुअली मैकेनिज्म क्या था जो कि यहाँ पे फॉलो हुआ,
ओके। तो मैकेनिज्म ऑफ ओवल्यूशन इवोल्यूशन में अल्फ्रेड वेलिस कौन से साइंटिस्ट रहे थे यहाँ पे? अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है, जो कि ये क्या थे बेटा? नेचुरलिस्ट थे। ये क्या थे? नेचुरलिस्ट, जो कि ऐसे ही डार्विन की तरह घूम घूम के सारी चीजों को, नेचर की स्टडी करते थे। इन मलाय आर्चिपेलागो, इंडोनेशिया के पास है। आर्चिपेलागो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। जैसे कि आपको ने ये तो सुना होगा कि जो डार्विन जी हैं वो गैलापागोस आइलैंड गए थे, ऐसे ही आर्चिपेलागो क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ, ठीक है। ऐसे गैलापागोस आर्चिपेलागो है, ये मलाया आर्चिपेलागो, वो गैलापागोस आर्चिपेलागो, ठीक है। तो अब ये बेटा वहां पे गए एंड ऑल्सो हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन। अब एल्फ्रेड वेलिस बोले, डार्विन भैया जी आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। तुम गए थे HMS बीगल पे, हम गए थे एक मलाया आर्चिपेलागो, हम भी गए थे एक शिप से। बताएंगे नहीं क्योंकि क्या पता छोटी शिप होगी ना उनकी, तो शो ऑफ नहीं कर पाएंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने भी सेम कंक्लूजन निकाला इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। अपेरेंटली, यहाँ पे एनसीईआरटी पे से पॉइंट पिन पॉइंट करके लाइन रीड किया करो। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल। वो कह रहा है, वो जो पहले 3 कॉनोटेशन है सुपर नेचुरल पावर के, स्पेशल क्रिएशन के, कह रहा है कि भाई जितनी एग्जैक्ट उतनी अभी नहीं, कुछ नए भी हमें देखने को मिले। भैया तुम्हें मिले क्या देखने के लिए? डार्विन से बोला। तो हाउएवर दीज एंसेस्टर्स, हाँ, ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। तो अभी जो नए नए आ रहे हैं आजकल के बच्चे, वो भी पहले जैसे लोगों से सिमिलैरिटीज शेयर कर रहे हैं, डिफरेंसेस भी शेयर कर रहे हैं। However, these ancestors were present at different periods of time in the history of the earth. जैसे कि बेटा अभी आपको पता है डायनासोर्स कौन से, जुरासिक पीरियड हम देखते हैं, है ना। अब ऐसे ही बहुत सारे पीरियड्स थे, तो जो वो डिफरेंट एंसेस्टर्स थे, वो A1 मान लो, A2 मान लो, डिफरेंट पीरियड्स पर प्रेजेंट थे, बट स्टिल वहां पे हम एक लिंक देख सकते थे। हम क्या कर रहे थे? एक लिंक देख पा रहे थे, जो भी आज भी स्पीशीज बनी है, ठीक है। सो the geological history of earth closely correlate with the biological history of earth। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको अल्फ्रेड वेलिस ने बोला है कि क्या बोला है? the geological history of earth closely correlates with the biological history of earth, ठीक है। सो अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन, दोनों भाइयों ने मिलकर कंक्लूजन निकाला दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट 1000 years as was thought earlier but billion years of old। जो इस बंदे ने कहा था कि 4000 साल पुरानी है, इतनी नहीं है भैया, ये बहुत पुरानी है। इतने 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 वो डिफरेंट टाइम पीरियड से लिंक कर रहे थे। वो हमने जब उनको देखा तो वो तो बहुत साल पहले के हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में हैं लोग, है ना। तो यही देख के इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अर्थ बहुत पुरानी है। अब हम जानने वाले हैं सबूत क्या है, एविडेंसेस। एविडेंसेस मतलब सबूत। सबूत क्या है कि इवोल्यूशन हुआ? तो बेटा सबसे पहले एक इवोल्यूशन है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। देखो इसमें क्या होता है, मान लो मिट्टी है, धरती है मान लो, ठीक है, और धरती में क्या है? ये रहा, ये है मिट्टी। अब मान लो आप जैसे कि फिंगर्स का टीएस देखना चाहते हैं हम, तो कैसे कट करेंगे? इस पेन का टीएस हम ऐसे कट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने मान लो आइसक्रीम, नहीं जैसे हम खाते हैं आइसक्रीम पूरी टब में होती है, फिर हम क्या करते हैं? एक स्कूप निकालते हैं, तो हमें लेयर्स दिखती हैं। तो जब हम ये लेयर्स देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि कौन चीज कितनी पुरानी है। यहाँ पर मे बी कुछ बर्ड है, यहाँ पे कुछ है। तो जितना जो नीचे मिलता जाता है, जो भी बताती हूँ कौन, वो उतना पुराना होता है, ठीक है। सो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कोई भी इंसान है, उसकी हड्डियां, ये बॉडी पार्ट जो हार्ड पार्ट है, वो दब गए हैं जमीन में, मिट्टी में, तो वो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो ये क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स
इंडिकेट जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। तो मतलब सेडिमेंट्री लेयर्स मतलब मिट्टी की लेयर्स, ये सेडिमेंट्री लेयर्स हैं। क्लियर? यहाँ पे हमें पता चलता है कि जितना नीचे जो मिलता जाएगा वो उतना पुराना है। ऐसे ही बर्फ में भी होता है। आप देखना आप लोग अभी रिसेंटली जब गर्मियां बहुत हो गई थी तो लोग माउंट एवरेस्ट ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा जाने लगे थे। इवन अपने गुड़गांव दिल्ली में तो ट्रैफिक था ही था, वहां पे भी ट्रैफिक 200-300 लोग एक साथ, जो कि काफी भारी मात्रा में वहां पे लोग हैं। अगर लोग वहां पे भी ऐसे ही जाने लगे तो और ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वहां पे देखना, आपने देखा होगा ज्योग्राफिक चैनल जो आता है, तो लोग वहां पे भी मर जाते हैं और उनके ऊपर स्नो कवर होती जाती है, कवर होती जाती है, तो स्नो की लेयर्स के अंदर भी वो निकालते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलियोंटोलॉजी होती हैं, ठीक है, उनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मिट्टी में मिली, बर्फ में मिली, पत्थर में छप गई, दब गई। आपने देखा होगा ऐसे पूरा का पूरा ढांचा ट्रेस हो जाता है स्टोन के ऊपर, है ना, क्योंकि दबे दबे वहां पे हमें प्रिंट्स मिलते हैं एक इंसान के, जानवर के। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या था बेटा? अर्नस्ट हैकल ने बोला था। अर्नस्ट हैकल मामा जी आए थे, चाचा जी आए थे, जो भी बोलना चाहो, चाचा जी कह रहे थे कि भाई जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है वो हमें बताते हैं, सबूत देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो ये फिश है, फिश में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, ठीक है, जो गिल्स, जो एडल्ट में गिल्स हो जाती हैं वो, तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स में भी जब बेबी होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, उसकी भी गिल स्लिट्स होती हैं और फिर बाद में अभी आप देखना चाहो तो वहां पे होती हैं। तो ये सब सबूत है कि भाई उसके एम्ब्रियो में मिल रहा था, हमारे भी एम्ब्रियो में मिल रहा है ना, तो हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं। बट फिर कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर आए, इन्होंने कहा अरे भाई गलत बात मत बोल, ये नहीं बोला था मैंने बोला था कि भाई जो ग्रुप ऑफ, मान लो ये आप हो, ठीक है, आप छोटे से हो, ठीक है, देन आप बड़े हो गए, ओके, और मान लो कोई और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और स्पीशीज है, वो छोटी सी है एंड वो बड़ी हो गई, ठीक है, इसमें भी गिल स्लिट्स है, इसमें भी गिल स्लिट्स है, मतलब उसकी अडल्ट स्टेज में भी, यहाँ पे भी गिल स्लिट्स है और यहाँ पे भी गिल स्लिट्स है अडल्ट स्टेज में भी। तब बेटा वो सिमिलैरिटीज, तब वो इसी से इवॉल्व हुआ है, अगर कोई भी कैरेक्टर हमें ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये तो पागल हो गया, ये बोला मछली में है, हमारे में भी है, हमारे में कहाँ होता है, एडल्ट हो जाते तो नहीं होता। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हैं इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन द अडल्टहुड, है ना, तब वो लिंक है आपस में, ठीक है। तो वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ये कार्ल अर्नस्ट वॉन ने बताया था, अर्नस्ट वॉन बेयर ने, और उसने अर्नस्ट हैकेल की थ्योरी को डिस्प्रूव भी कर दिया था लेटर। अब बेटा देखो, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ठीक है। आप एक परिवार के लोग हैं, ठीक है, मान लो सेम ऑरिजिन, एक ही घर से आए हैं, हाउस नंबर ये, ठीक है, एक ही फैमिली है, मल्होत्रा फैमिली, ठीक है, मल्होत्रा फैमिली आई है मॉल में, सेंटर में जाकर के खड़ी हो गई है। अब वहां पे तो बेटा बहुत सारी चीजें, अब सबके माइंड तो अलग अलग चले। आप लोगों ने बोला एक इधर जाएगा, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मम्मी बोली मुझे सब्जी भाजी खरीदनी है, पापा बोले भाई मुझे तो शूज वगैरह खरीदने हैं। तुम सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, ठीक है, तुम्हारा ऑरिजिन क्या था, कॉमन था, बट तुम चले गए अलग अलग, डाइवर्ज हो गए, है ना, कॉमन ऑरिजिन बट डाइवर्ज हो गए। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा ये, ठीक है, मतलब कॉमन मतलब सेम, सेम बोले तो बायो में बोलेंगे तो होमो, ठीक है, होमोलोगस, मतलब सेम चीजें हैं बट फंक्शन डिफरेंट हो चुके हैं। देख लेते हैं, एनिमल्स में देख लो बेटा, एनिमल्स में देखेंगे तो हमारे पास चीता है, बैट है, ह्यूमन है, वेल है, सबके बोन ऑफ फोर लिम्स, मतलब फोर लिम्स, ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, रेडियस, अल्ना, ठीक है, ये फोर लिम्स। किसी के फोर लिम्स रनिंग में यूज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीता फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसके फोर लिम्स तो नीचे ही होंगे ना। देन स्विमिंग में किसी के हो रहे हैं वेल, फ्लाइंग में हो रहे हैं किसी के बैट, ईटिंग बर्गर खाने में यूज हो रहे हैं ह्यूमन के। अब ये भी तो ग्रुप ऑफ सेम थे, सेम बोन्स थी, सेम फोर लिम्ब यूज हो रही थी, बट इनके तो भाई, इनके तो अलग ही अलग नखरे हैं, एक को तैरना है, एक को उड़ना है, एक को खाना है, तो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो गया। तो क्या कहना चाह रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन है, कॉमन एंसेस्ट्री है, बट क्या है, डाइवर्जेंट फंक्शन उनके क्या है बेटा, अलग अलग हैं। ऐसे ही बोगनवेलिया की बात करें, उसमें होते हैं कांटे। कुकुरबिटा क्या है, बेल वाली फैमिली है,
तो इनके पास होते हैं टेंड्रिल्स, जो कि दोनों की दोनों एक्सिलरी बर्ड से आए हैं, कॉमन ऑरिजिन है, एक ही जगह से आते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक कहता है मुझे तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना है, एक कहता है नहीं भाई मैं तो चढ़ के ऊपर जाऊंगा, अंतरिक्ष पर जाऊंगा, मैं भी कहूंगा सारे जहां से अच्छा। ठीक है, तो इन दोनों के फंक्शन भी अलग हो गए। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमने देखा कि कॉमन ऑरिजिन होमोलोगस ऑर्गन होने के बाद भी दे आर शोइंग डिफरेंट फंक्शन, तो दिस इज होमोलोगस एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये विंग्स हैं, आईज हैं, फ्लिपर्स हैं, रूट है, स्टेम है। विंग्स का काम क्या है? तैरना। आईज का काम क्या है? विजन। फ्लिपर्स का काम क्या है? स्विमिंग। रूट का काम क्या है? स्टार्च स्टोरेज। ये स्टेम का बात कर ले तो हम स्टार्च को स्टोर करने वाला। अब देखो बेटा, बटरफ्लाई की विंग्स एंड बर्ड्स की विंग्स दोनों अलग जगह से आई हैं, लेकिन काम क्या कर रही हैं? एक ही कर रही हैं। विंग्स बेटा अलग अलग जगह से आ रही हैं। ठीक है, काम क्या है? कॉमन फंक्शन है इनका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब थे तो ये अलग अलग जगह पे, यहाँ पे, किसी की विंग्स कहीं से आ रही है, किसी की विंग्स कहीं पे, पर फंक्शन बेटा सबका क्या है? एक ही है। फंक्शन सबका एक ही है। ऐसे ही आईज इन मैमल्स एंड ऑक्टोपस, डॉल्फिन एंड पेंगुइन दोनों स्विम करने में यूज करती है अपने फ्लिपर्स। रूट फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो में है। स्टेम, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों का काम एक ही है, स्टार्च स्टोरेज का, बट एक आया है रूट से और एक आया है स्टेम से। आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं ना ये चीज। तो ये बेटा यहाँ पे हैं कुछ हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब कुछ एविडेंसेस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। टाइम के साथ ना क्या होता गया, it is argued that within the 100 of years man could create new breeds, but could not nature have evolved done the same millions of years ago? This is a very great statement in the NCERT, जो कि ना बहुत बढ़िया, अगर आप इसको बहुत डीप में जाके सोचोगे ना तो बहुत अलग स्टेटमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा। एक मिनट, ओके, काफी डिफरेंट स्टेटमेंट है ये। जैसे कि कहना चाह रही है कि इंसान बोलने लगे हम क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे, हम डॉली शिप प्रोड्यूस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमें क्या ऐसा नहीं लगता है, जो हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, कि नेचर ने कितनी सारी अलग अलग चीजें की हैं, क्या नेचर ये नहीं कर सकता था 1000 और मिलियन ईयर्स अगो? है ना, जो कि नेचर कर सकता था, क्या हम वो कर सकते हैं? क्या वो अच्छा होगा हमारे लिए? जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा? जो नेचर ना कर पाया वो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू फिट इन द एनवायरमेंट एंड इट विल लीड टू सब कुछ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो छोड़ो वो बातें, सोचना जरूर इसके ऊपर। देखो ये क्या थी? मॉथ थी, ब्लैक स्मॉल मॉथ। ठीक है, अब पेड़ के ऊपर क्या था? लाइकेंस बेटा ग्रो करते थे, है ना, ये लाइकेंस हैं। लाइकेंस ने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, लाइकेंस ग्रो करते हैं और ट्री को लाइट कलर का दिखाते हैं। ठीक है, अब बेटा जब ट्री लाइट कलर की है और उसके ऊपर ये डार्क कलर मॉथ है, इसको बेटा एक बात बताओ, प्रीडेटर इजीली कैच कर लेगा क्योंकि उसको अलग से दिखाई दे जाएगी, राइट? अब ब्लैक वाली मौत तो कम हो जाएंगी ना, फिर बेटा डार्क कलर मौत कम हो जाएंगी। इनका नंबर बेटा कैसा होगा? बहुत कम, है ना, बहुत कम होगा इनका नंबर। अब ये व्हाइट कलर वाली है, ये क्या है बेटा? व्हाइट कलर मौत है। व्हाइट कलर ऐसे होता है ना आपके साथ भी, कभी कभी ऐसे लिख रहे होते हो अच्छा और गंदा हो जाता है, तो आप क्या करते हो? उसको पूरा ही काट देते हो, है ना। तो ये क्या है? व्हाइट कलर मॉथ। व्हाइट कलर वाली प्रीडेटर इजीली क्या कर सकते हैं? इजीली उसको पकड़ नहीं सकते, है ना, इजीली कैप्चर नहीं कर सकते, इजीली कैच नहीं कर सकते, तो उसको मारेंगे नहीं क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये क्या कर रही है? कैमोफ्लेज। डू यू हैव यू हर्ड अबाउट कैमोफ्लेज? जैसे गिरगिट करता है, गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। वो अगर ब्राउन टहनी के ऊपर है तो वैसा रंग बना देगा, अगर वो घास में है थोड़ा सा ग्रीन कर लेगा। तो दिस व्हाइट कलर विंग मॉथ इज कैमोफ्लेजिंग, मतलब अपने बैकग्राउंड से मैच कर रही है, विच विल नॉट बी गोइंग टू
कैच बाय द प्रीडेटर, ठीक है। अब बोलोगे मैम हमें तो दिख रहा है, प्रीडेटर को नहीं दिखेगा क्या? अरे देखो इतना अच्छे से क्लियर इसको व्हाइट नहीं बनाया आपको दिखाने के लिए, बट ये लाइटर कलर है तो डार्कर कलर मॉथ को वो पकड़ लेगा। अब क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1980s के बाद बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बार्क ऑफ ट्री थी बेटा, है ना, बार्क ऑफ ट्री मतलब छाल ऑफ पेड़, कवर्ड बाय, किससे कवर हो गई, गैसेस, डस्ट एंड लॉट ऑफ अदर पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन बहुत हो गया। और पेड़ की छाल बेटा कैसी हो गई, डार्क कलर की हो गई, ये डार्क कलर की हो गई। तो अब बेटा वाइट कलर मॉथ को पकड़ना इजी था, ठीक है, वाइट कलर मॉथ को पकड़ना इजी था। वाइट कलर मॉथ वॉज इन डेंजर, क्योंकि उसको तो पकड़ना टफ था, है ना। तो अब इस वाइट कलर मॉथ ने क्या किया, मेलानिन पिगमेंट इसमें क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। मेलानिन का मतलब क्या होता है, ये डार्क कलर हो गया, ठीक है। इसने अपने आप को बदल लिया, इवॉल्व कर दिया। ये विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशन ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक डार्क कलर मॉथ में। सारी की सारी मॉथ्स, है ना, उन्होंने अपने आप को डार्क कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो व्हाइट कलर मॉथ बेटा कम हो गई, का नंबर कम हो गया, एंड डार्क कलर मॉथ का नंबर बेटा बढ़ गया, का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया है कि कैसे ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। और एक चीज और बताऊं मैं, आप बोलोगे मैम क्या हो गया, अगर ये मैम डार्क कलर यहाँ पे आ गया, अगर मैम पॉल्यूशन आ गया तो ये डार्क क्यों हो गया, दोबारा लाइकन्स आ जाए मैम, लाइकन्स फिर से ग्रो कर जाए, फिर से वो बाग ट्री को मैम व्हाइट कलर का बना दे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइकन्स बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज लाइकन के बारे में, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहां पे भी पॉल्यूशन होता है ये वहां ग्रो नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूशन। तो इसलिए बेटा ट्रंक, जो पेड़ की जो छाल थी, ट्रंक था, वो कैसा रहा, वो डार्क कलर का ही रहा। और आपकी व्हाइट कलर मॉथ कम हो गई एंड डार्क कलर मॉथ बेटा ज्यादा हो गई। क्लियर, चलो आगे। अब ऐसे ही बेटा एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी मैं वही चीज बात कर रही थी ना, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हर्बिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, जो भी हम ये बेटा चीजें यूज कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होने वाली हैं, ठीक है। अगर आप ये लाइन पढ़ोगे तो ये भी एक एविडेंस है, एक सबूत है ये वाली चीज भी। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, pesticides etc has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale। मान लो बेटा यहाँ पे क्या था, मच्छर बेटा भिन भिना रहा था, मक्खी हूं मैं मक्खी परेशान करके रखी, ऐसा वाला गाना है ना। तो मान लो ये मक्खी है, और मक्खी बेटा, मक्खी को अगर कुछ फिनाइल आ जाए, फिनाइल, ठीक है, जो मम्मी घर में जो हॉस्पिटल्स में पोछा लगाने के लिए डालती है तो मक्खी भाग जाती है ना। अब मक्खी को क्या हो गया बेटा, कुछ टाइम में हमने इतने केमिकल्स यूज करे मक्खी को भगाने के लिए, केमिकल्स यूज किए कि मक्खी जिद्दी हो गई। मक्खी क्या हो गई, जिद्दी हो गई, जिद्दी, और बहुत कम टाइम में, है ना, बहुत कम टाइम में वो जिद्दी हो गई, मतलब इन लेस टाइम इट बिकेम रेजिस्टेंट। ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना बायोटेक में और बहुत सारी जगह पे, रेजिस्टेंट हो गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो जिद्दी हो गया, वो ढीठ हो गया। कहते हैं ना बच्चे को ज्यादा नहीं मारना चाहिए, वो ढीठ हो जाएगा। आप थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा उसको डांटते रहो तो लॉन्ग टर्म में वो ठीक हो जाएगा, बुरा नहीं होगा, उसके लिए अच्छा होगा। इतने कम टाइम में हमने इतना हर्बिसाइड, इतना पेस्टिसाइड डाला कि ये सारी चीजें कम टाइम में इवॉल्व हो गई और रेजिस्टेंट हो गई।
इवोल्यूशन इतने जल्दी नहीं होता है, इवोल्यूशन बहुत सालों में होता है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, समझ आया आपको, कि कम टाइम में रेजिस्टेंट हो गया, तो ऐसे ही अगर हम बाहर केमिकल्स का यूज करते रहेंगे तो इवोल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगा, जो कि हमेशा डेंजरस होगा। ठीक है, सो हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म सेल्स अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ एंड ईयर, नॉट इन सेंचुरीज, सेंचुरीज नहीं लगे उनको बदलने के लिए। These are the example of evolution by anthropogenic action। तो ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा इवोल्यूशन के, कलर मुझे चेंज करना है, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन इन ईयर्स और मंथ ड्यू टू बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मतलब ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। ओके, आपको आई होप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इजीली हो गया। तो देखो यहाँ पे एक लाइन और है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको समझाना चाहती हूँ। सो दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप डिटरमाइन कर सकें, आप कहें कि मेरे को ऐसे ऐसे आगे चीजों को बढ़ाना है, आप नहीं बढ़ा सकते। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप उसका सीरीज डायरेक्ट नहीं कर सकते। इट इज अ स्टोकैस्टिक, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोकैस्टिक का मतलब क्या होता है, रैंडम। इसका मतलब बेटा क्या होता है, रैंडम। ये रैंडम होता है, ये डायरेक्शनलेस होता है इवोल्यूशन। ठीक है, सो प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांसेस इवेंट्स इन द नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। सो इट इज ऑलवेज रैंडम, यू कैन नॉट सी एक्चुअली कि इन विच डायरेक्शन इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन। ये रैंडम होता है, धीरे धीरे होता है, अपने आप चेंज होता है, देन मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक ये रिजल्ट हम देख पाते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लिंक्स हैं, है ना। हम कैसे एविडेंस का हम सबूत कैसे दे सकते हैं इवोल्यूशन का, हम दे सकते हैं कि भाई देखो ये लिंक है, ये ओ मेरे चाचा की मौसी का, ये चाचा के ताऊ का लड़का, ये वो, हम लिंक बताते हैं ना कि ये है, देख लो भाई हमारे खानदान के ही है। ऐसे ये भी बोला, यहाँ पे ये क्या था, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, ये बेटा एक जगह बर्ड का भी लिंक दे रहा था और एक जगह रेप्टाइल का भी। इट वॉज द लिंक बिटवीन द बर्ड एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। क्लियर, आगे चलो। आगे अब आप देख सकते हो ये हमारा सुंदर सा गैलापागोस आइलैंड है। गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशियन के पास। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ओके बेटा, यहाँ कौन गया था, डार्विन जी गए थे। ठीक है, डार्विन वेंट हियर और उसने बहुत अच्छा अपना सारा का सारा वेकेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेंड किया, हमारी तरह बर्बाद करने में नहीं वेस्ट किया। ठीक है, बस जा करके हाँ हाँ फोटो खिंचाए, इसने बहुत सारी चीजें पढ़ी वहां पे। तो एक चीज जो इसने ऑब्जर्व की बहुत टाइम में बेटा, वो थी चिड़िया। बैठे बैठे चिड़िया को देखता रहता था, बैठे बैठे चिड़िया को देखता था और ये देखता था कि वो खाती क्या है, उसकी बीक कैसी है। तो उसने देखा कि कुछ टाइम में मुझे उसी चिड़िया की, ये जो ब्लैक बर्ड है, उसी चिड़िया की मुझे बहुत सारे टाइप्स की बीक्स दिखने लगी टाइम बाय टाइम। मान लो मैंने आपको क्या, आप कभी डिफरेंट कंट्री में जाएं, आप यहाँ पे रोटी खाते हैं, आप दाल खाते हैं, रोटी के बिना आपका दिन नहीं चलता है। आप चले गए चाइना में, वहां पे कोई रोटी नहीं बनाता है, वहां पे राइस या बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं। तो आपको आटा नहीं मिला, आपको रोटी बनाने को नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे, आप बदल जाएंगे, आप कुछ और खाने लग जाएंगे। लेकिन माउथ आपका काम करेगा उन चीजों के लिए। आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर आप सारा खाना बॉइल खा रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग जॉ नहीं चाहिए। मे बी आफ्टर द सेंचुरीज आपके जॉ बहुत लाइट हो जाए। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये जो ब्लैक बर्ड थी ये पहले क्या थी, फ्रूगीवरस बर्ड थी, फ्रूट ईटिंग। ठीक है, या सीड ईटिंग बर्ड थी, सीड ईट करती थी। उसके बाद इसको सीड नहीं मिले, इसने कुछ और खाना शुरू कर दिया, उसके बाद इसने कुछ और खाना शुरू कर दिया। फिर इसकी देखो कितनी शार्प बीक हो चुकी है यहाँ पे,
तो इट गॉट चेंज विद द टाइम। डार्विन की फिंचेस जो थी, ये जो बर्ड्स थी, इनकी बीक्स टाइम के साथ चेंज होती गई, ठीक है। तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन ही हो रहा है ना। सो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन, ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, मार्सुपियल रेडिएशन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या है ये मार्सुपियल रेडिएशन। बट ये क्या हुआ, इसको बेटा बाद में मिले इंसेक्ट, इंसेक्ट मिले, बाद में और बड़े बड़े कीड़े मकोड़े मिलने लग गए। तो ये क्या किया, इसने अडेप्ट कर लिया। जैसे कि आप भी चाउमीन, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने के लिए अडेप्ट कर लोगे खुद को, है ना, अडेप्ट कर लोगे। तो इसी को कहा जाता है बेटा adaptive radiation. So this process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other geography habitat is called adaptive radiation. मान लो ये रहे यहाँ पे मार्सुपियल, ठीक है, मार्सुपियल्स थे, वो एक ही एरिया थे, बट अपने अपने तरीके से, ठीक है, अपने अपने तरीके से वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए। तो इन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया, जैसे कि क्वाला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, देन टेस्मेनिया वॉल्फ, टाइगर, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल, ठीक है, ये सारे अलग अलग में कन्वर्ट हो गए। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग तरीके से रेडिएट कर गए और इन्होंने अडेप्ट कर लिया, ओके, उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। अब दूसरा वाला ये डायग्राम आप देखते हो तो कह दो मैम अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, ये है आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और ये हैं आपके प्लेसेंटल मैमल्स। दोनों के दोनों डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया से हैं, बट एक कॉमन पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे, मतलब इन्होंने डाइवर्स तो क्या था, अलग अलग, लेकिन ये दूसरे एरिया के हैं, ये दूसरे एरिया के हैं, बट सिमिलर ही हैं, कॉन्वर्जेंट हैं, ठीक है, एक जैसे से ही लग रहे हैं बट अलग अलग हैं। क्लियर, तो ये उसी का था। नाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बताते हैं बात। So the essence of Darwinian theory about the evolution is natural selection, ठीक है, मतलब डार्विन जी ने जो बात कही है वो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जो फिट है, मान लो एग्जाम का लेवल बहुत टफ कर दिया है ना, लेकिन आप सरवाइव कर गए, आप सरवाइव कर गए, तो आप क्या कर गए, इवॉल्व कर गए, आप बदल गए, आपको सिलेक्ट कर लिया नेचर ने, यू वर सिलेक्टेड बाय द नेचर, ठीक है। यही वो यहाँ पे समझा रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत सारी सी चीजें आ गई, नेचुरल कैलामिटीज हुई, उसने वहां पे कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया, निकाल लिया, अडेप्ट कर लिया, फिट कर गया वो, ठीक है, सरवाइव कर लिया स्ट्रगल करके, तो वो बेटा फिट है। नेचर क्या बोलेगा, आप फिट हो, यू आर सुटेबल फॉर दिस, वो उसको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, एंड इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि एक्चुअली डार्विन की पूरी थ्योरी का सार है, समरी है, ठीक है। सो वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच दे इनहेरिटेड। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मे बी दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू गेट अडेप्टेड एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। यही मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया है। नाउ ब्रांचिंग डिसेंट, इसी में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। ये दो चीजें क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ओके। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस on population influenced Darwin. Natural selection is based on certain observations which are factual. For example, natural resources are limited. क्या कह रहा है, ये जो थॉमस माल्थस आए, इन्होंने जो डार्विन की थ्योरी थी उसको एक्चुअली स्टडी करना, उसको देखा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जो डार्विन ने बोला वो चीज फैक्ट के लिए थी। फैक्ट क्या है कि खाना कम है, खाना लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है। क्लियर, अगर खाना लिमिटेड है तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, members of a population vary in characteristic, in fact no two individuals are alike, even though they look superficially similar, most of variations are inherited, etc. So the fact that theoretically population size will grow exponentially, ये क्या कह रहे हैं, population
will grow exponentially. कब ऐसा होगा बेटा? ऐसा कब होगा? Population size will grow exponentially. ऐसा कब होगा? If everybody reproduce maximally, this is the fact that can be seen in the grown bacterial population, and the fact that population sizes in reality are limited means they have never been in the competent resources. कह रहा है, देखो मान लो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. आपने एक थाली ले ली, ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया ए और एक बैक्टीरिया डाल दिया बी, ठीक है. क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों कॉलोनीज बैक्टीरिया ए की, कॉलोनीज बैक्टीरिया बी की, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. ओके, आपने यहाँ पे मान लो खाना दिया कम, ठीक है. मान लो इसमें से एक क्या है जो नहीं कर पाएगी, इट विल नॉट ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो पूरा कौन ले जाएगा? बी, है ना. तो आगे ना बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही कहानी ना एक्चुअली वही आकर के ही मुड़ रही है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर ऐसा हो कि खाना पूरा हो तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेम दिख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से सेम नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने खाने की कमी करी तो उसमें से कुछ मर गए बट कुछ सरवाइव कर पाए. जो वेरिएशन है इनके अंदर वो इन्होंने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से. तो ब्रांचिंग डिसेंट दैट हैज कम फ्रॉम समवेयर एल्स, मतलब जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वहां से उन्होंने वो इनहेरिट किया है. नाउ द नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हम पढ़ चुके. इनसाइट ऑफ डार्विन was this, he asserted that variation which were inheritable, which make resources utilization better for few adapted to habitat better, will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survivals will leave more progeny and there would be a change in the population characteristic and hence new forms will appear. Oh wow! तो इस natural selection के through क्या होगा बेटा? Evolution हुआ है. क्या बोला उसने? ए था, ए कॉलोनी थी, बी कॉलोनी थी. ए कॉलोनी ग्रो कर रही थी एक्सपोनेंशियली, बी ग्रो कर रही थी एक्सपोनेंशियली, ठीक है. हमने क्या करा? एक चीज की कमी कर दी. ए ने बोला हो मेरे से तो नहीं रहा जाएगा, बी बोली ओहो मैं तो रह लूंगी. अब बी के पास ऐसा क्या था कि वो सरवाइव कर पा रही थी? तो समथिंग दैट हैज इट इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट. अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अब उसने खुद को अडाप्ट किया, ठीक है, उसने उस हैबिटेट को अडाप्ट किया, नेचर ने उसको सेलेक्ट किया, दैट बैक्टीरिया बिकेम वेरी हैप्पी एंड प्रोड्यूसेस मोर प्रोजनी. अब एक वो जो अर्लियर प्रोजनी थी वो गायब हो गई, अब वो प्रोड्यूस करते 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 कुछ नया बन गया. तो ऐसे एक्चुअली क्या होता है? इवोल्यूशन होता है. समथिंग न्यू फॉर्म्स विल अपीयर इन दिस वे, ठीक है. अब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन अब हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा. यहाँ पे हमारे ह्यूगो डी वेराइज साइंटिस्ट आए बेटा, ठीक है. बेटा इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था, ठीक है. वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज, एक प्लांट था. क्यों? हाँ ठीक है. ब्रॉड द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, इन्होंने कहा कि यहाँ पे म्यूटेशन एक्चुअली कैसे आती है, ठीक है. यहां से इन्होंने क्या पता लगाया? म्यूटेशन, हाउ इट केम. अब देखो जब हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स, जब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब हम देखते हैं कि एक्चुअली म्यूटेशन कैसे कैसे हो रही है. हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं. So he believed that it is a mutation which cause evolution and not the minor variation that Darwin talked about. इसने कहा म्यूटेशन है जो कि इवोल्यूशन करता है, not heritable ठीक है. उसने कहा ये वो नहीं है, म्यूटेशन है जो कि इवोल्यूशन करता है, इनहेरिटेबल वेरिएशंस नहीं है जो कि इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है. तो mutations are random and directionless while Darwinian variations are small and directional. So evolution of Darwin was gradual while De Vries believed that mutation
कॉज स्पेशिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन। देखो दोनों की बातों में अंतर क्या है, मैं यहाँ पे इसको इरेज करना चाहूंगी, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी। ह्यूगो ने क्या बोला एंड डार्विन ने क्या बोला? इसने बात की बेटा म्यूटेशन के बारे में। इसने कहा म्यूटेशन कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, रैंडम होते हैं एंड डायरेक्शनलेस होते हैं। ठीक है। डार्विन ने क्या बोला, ग्रेजुअल होता है, मतलब रैंडम नहीं होता, चलता रहता है, ठीक है। और क्या बोला, इवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल बट ह्यूगो डी वेराइज ने बिलीव किया कि वो वो क्या होता है, रैंडम होता है और इट इज डायरेक्शनल। डार्विन ने बोला कि ये डायरेक्शनल है, ठीक है, लेकिन ह्यूगो डी वेराइज बोले ये डायरेक्शनल नहीं है। अब म्यूटेशन की वजह से क्या आता है, स्पेशिएशन आता है सडनली, ठीक है, चेंज होना, एंड यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्टेशन। सॉल्टेशन बेटा क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही स्टेप में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्लियर, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ओके। तो ये यहाँ पे बात थी, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल और speciation and hence called it saltation. Studies in the population of genetics later brought out some clarity. बाद में थोड़ी क्लैरिटी आई, बट देखो मेंडल ने तो यहाँ पे ना इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं की थी। मेंडल तो अपने अलील्स का काम लेकर के चले गए थे, फिर ह्यूगो डी वेराइज आए थे जिन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर अपनी पारदर्शिता दिखाई थी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, हार्डी प्रिंसिपल, ठीक है, याद रखना इस टॉपिक को। अब देखो ये क्या कहता है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन से समझा दूंगी, ठीक है। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है, allele frequencies in a population are stable and constant from one generation to another, ठीक है। ओहो, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। और ये क्या कहता है, सेम, ये सेंटेंस मिटा देना, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है, जो अलील है, अलील इन अ पॉपुलेशन, वो क्या है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, टाइम बाय टाइम इट इज नॉट चेंजिंग, ओके। देन वो क्या कह रहा है, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है। जीन पूल क्या है बेटा, यहाँ पे सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स इन अ पॉपुलेशन एंड सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स इन अ पॉपुलेशन, वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो वो क्या कर रहा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बेटा मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एक्चुअली देखो, एक जीन है किसी की भी बॉडी में, उसको दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कोड करती हैं, है ना, इट इज कोडेड बाय टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अलील्स बोल रहे हैं। एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, ये दो अलील्स हो गई। मान लो मैंने क्या लिया, इधर लेके आती हूँ क्योंकि हमें उधर पढ़ना है, ठीक है, तो पेन वाला साइड हम यहाँ रख लेते हैं। तो ए की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए कितनी बार आ रहा है, वो हो गया पी, एंड स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है, वो हो गया क्यू। तो ये पी एंड क्यू रिस्पेक्टेड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है। मान लो दो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 है, लेकिन उसके दो होंगे ना, एक पेरेंट, एक मम्मी से आएगा, एक पापा में। सो दो होमोलोगस, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, दो हैं वो। अब वो क्रोमोसोम नंबर मान लो 1 पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो एक के पास कैपिटल ए, एक के पास कैपिटल ए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा, टोटल पी स्क्वायर क्रोमोसोम, ठीक है। देन आपके पास है स्मॉल ए, एक होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 2 पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, क्यू स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे किसी के पास मान लो
क्रोमोसोम नंबर 21 एक मम्मी से जो आया है उसमें है कैपिटल ए, एक जो पापा से आया है उसमें स्मॉल ए, तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी 2pq। तो जो आप फॉर्मूला देखते हैं ना बेटा वो ऐसे आया है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1 और p स्क्वायर प्लस p प्लस q का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये लिख लेना p प्लस q का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला है जो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आपको एक की वैल्यू दी है, आप बाकी की निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पॉपुलेशन, दैट इज जीन माइग्रेशन। अगर जीन माइग्रेशन होता है, जीन फ्लो होता है ना, जीन माइग्रेशन मतलब इधर की स्पीशीज उधर चली गई है, ठीक है, तो वो क्या हो गया है, वो जीन फ्लो। अगर वो मल्टीपल टाइम्स होता है, अगर जीन माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ तो वो जीन का फ्लो हो गया, ठीक है। अगर ये बाय चांस होता है, मतलब सडनली अचानक से जीन फ्लो हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। म्यूटेशन आप जानते हैं, रैंडम चेंज, एंड देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आपको पता है। देन नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है, sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample population that they become different species, ठीक है। जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, जो चेंज हुआ है वो ऐसा है कि जब वो दूसरी स्पीशी में गया है तो एकदम न्यू स्पीशी वो बन गई है। सो द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर। मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो आप थे, ठीक है, आपको आपका फ्रेंड ले गया कि यार तू ऐसे काम कर रहा है, ऐसे मत कर, अब तू क्या कर, तू थोड़े से अलग तरीके से कर, ठीक है। आपको उसने बताया कि तू अलग तरीके से कर, आप में चेंज आया, आप गए वहां पे, ठीक है, आप अपना चेंज लेके गए, बट आपने उस चेंज से कुछ ऐसा सीखा कि आप बिल्कुल नए बन गए, टू द ओरिजिनल यू, है ना। जो ओरिजिनल चेंज आप में स्टार्टिंग में आया था, आप क्या हो गए, फाउंडर हो गए अपने न्यू सेल्फ के। समझ गए ये बात, दैट इज द फाउंडर इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे अब हम चलते हैं, देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किन सा है, जीएच हार्डी एंड डब्ल्यू विनबर्ग। अब देखो ये नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना है, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, यहाँ पे देखो ये क्या है, पीक ना रिप्रेजेंट कर रही है, इधर दूसरे टाइप ऑफ इंडिविजुअल है और इधर दूसरे टाइप ऑफ इंडिविजुअल है। फिनोटाइप्स फेवर बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इसको नेचर क्या कहता है, भाई ओहो भाई तुम तो बढ़िया हो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। यहाँ पे क्या होता है, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, इधर क्या है, थोड़े से स्मॉल मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, बाय टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब नेचुरली इनको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है या नेचुरल सिलेक्शन होता है। देखो जब पीक व्हेन पीक गेट हायर एंड नैरोअर, दोनों पीक एकदम पास में, तो दोनों क्या है, इक्वली हैं, यहाँ पे दोनों को नेचर ने इक्वली सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन, ये एक फेवरेबल हो गया, यहाँ पे फेवरेबल बाय नेचर ही एक, वन ऑफ दैम, ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों ही बिल्कुल अपने काम को अलग अलग कर दिया, ठीक है, दोनों ही ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनके बीच, मान लो ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दो पीक्स यहाँ पे बन गई, ठीक है। सो ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में मर्ज कर गए दोनों के दोनों। तो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू ऐसा हो सकता है, ठीक है, 3 डिफरेंट वेज। अब हम बात करने वाले हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स की, ठीक है। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन हम बात कर रहे थे ना, ऑरिजिन इवोल्यूशन, अब हम प्लांट्स की बात करने वाले हैं। तो ये देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, क्लोरोफिल एंसेस्टर्स। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से बेटा कौन आया है, ब्रायोफाइट्स। आप देख रहे हो ब्रायोफाइट्स आए हैं। ब्रायोफाइट्स सबसे ज्यादा सीनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड में थे, सबसे पहले आने वाले थे ये। उसके बाद बेटा देखो ट्रैक्यूफाइट एंसेस्टर्स आए। ट्रैक्यूफाइट एंसेस्टर से देखो आर्बोसेंट लाइकोपॉड्स आए जो कि परमियन पीरियड में थे। देन हर्बेशियस, ये जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा थे। उसके बाद अगर आप देखोगे राइनिया, राइनिया टाइप प्लांट कब आया है, राइनिया टाइप के बाद आए हैं साइलोटोन। उसके बाद आप हॉर्स टेल जो कि फर्न्स है ना, ये सबसे ज्यादा क्रिटेशियस पीरियड में सबसे ज्यादा थी। फिर आपको पता है गिंको क्या एक लिविंग फॉसिल है। फर्न्स आए, फिर कॉर्निफर्स आए, फिर जिनेटेल्स आए, फिर साइकस वाले लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोजिम्नोस्पर्म सीड फर्न्स आ गए। फिर डाइकॉट्स आए जो कि क्रिटेशियस पीरियड में सबसे ज्यादा थे। देन मोनोकॉट्स एंड देन
एंजियोस्पर्म्स जो कि क्वार्टरनरी एरा में क्वार्टरनरी पीरियड में सबसे ज्यादा थे। ठीक है, ये तो डायग्राम के बेस पे आपको याद करना है। क्लोरोफाइट से ब्रायोफाइट आए, हमें ये पता है। क्लोरोफाइट ये क्या है, एक्वाटिक है, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी फॉर एग्जांपल। इनसे आया क्या, ब्रायोफाइट जो कि कार्बोनी फेरस में थे। ठीक है, देन अगर हम बात करें जूस्टेरोफाइलम जो कि सिल्यूरियन डेवोनियन पीरियड में डोमिनेंट थे। लाइकोपॉड्स की बात करें तो ओल्डेस्ट लिविंग वर्स्कुलर प्लांट्स है, जो कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था, आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स। देन आपके पास राइनिया है, राइना से आपके पास क्या आया, साइलोटम। राइनिया मर चुका था, उसके बाद साइलोटम आया। क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कैसे चीजें आगे आगे गई हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इन केस ऑफ एनिमल। अर्ली जो रेप्टाइल्स थे, ठीक है, जो कार्बोनिफेरस पीरियड से भी नीचे, ठीक है, उनसे बेटा कौन आए हैं, सेनेप्सिड्स एंड सौरोप्सिड। उनसे बेटा ये दो लोग आए हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपके यहां से प्लूरोसॉरस जो कि क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया। इससे बेटा, इससे जो निकला वो एक्सटेंट हो गया है। ये भी, उसके बाद थेराप्सिड्स आए जो कि ट्रायसिक पीरियड के आसपास, जुरासिक पीरियड में काफी ज्यादा थे उससे पहले। ठीक है, जो कि अभी फिर से एक्सटेंट हो चुके हैं। अब देखो हमारा डायनासोर कहाँ से आया, ये सौरोप्सिड। सौरोप्सिड के बाद देखो ये थिकोडॉन्ट्स आए जिनके टीथ आने लग गए थे, थिकोडॉन्ट्स। उसके बाद यहाँ पे देखो डायनासोर्स आए जो कि टर्शियरी पीरियड में काफी ज्यादा थे। ठीक है, और उसके बाद वो एक्सटेंट हो गए, टर्शियरी पीरियड के बाद वो बेटा एक्सटेंट हो गए। अब सौरोप्सिड से ही देखो क्या कितने लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं बेटा, बहुत सारे। बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स और टॉर्टोइज, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड टर्टल्स। और मैमल्स आपके बेटा किससे आए हैं, इस सिनेप्सिड से। ठीक है, तो ये है हमारा इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। ये कम से कम 500 मिलियन ईयर्स अगो पैदा हुए थे। इवोल्यूशन ऑफ फिश 250 मिलियन ईयर्स अगो, एंड बोनी फिशेस का हुआ था 350 मिलियन ईयर्स अगो, एंड 250 हुआ था जॉलेस फिशेस का। ठीक है, जॉलेस फिशेस सबसे पहले आई थी एंड देन बोनी फिशेस बाद में आई थी। इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एम्फीबियन, इवोल्यूशन देखें हम फर्स्ट एम्फीबियन का, तो सबसे पहले आपके पास लोब फिन है, फर्स्ट एम्फीबियन जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका। उसके बाद फ्रॉग एंड सैलामेंडर आए जो कि मॉडर्न एम्फीबियन थे। जॉलेस आपको पता है ऑलमोस्ट अराउंड एम्फीबियन ये 350 मिलियन ईयर्स अगो आए। देन रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स अंडे प्रोड्यूस करती है जिनके ऊपर थिक शेल होती है एकदम। ठीक है, एम्फीबियंस इवॉल्व, रेप्टाइल्स किससे इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से। एंड 200 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल बने थे, लेकिन उसके बाद वो फिर से पानी में चले गए थे। ठीक है, फिर से पानी में चले गए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्थायोसॉरस जो कि फिश लाइक रेप्टाइल था। ये रेंगने वाला था लेकिन मछली जैसा था, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल से फिर से पानी में चला गया तो फिश जैसी हैबिट आ गई इसके अंदर। ठीक है, नाउ बिगेस्ट जो था वो था टायरानोसॉरस जो कि 20 फीट लंबा था। 20 फीट देख लो आप कितना लंबा होगा। देन इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। देखो सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट, 500 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद हमारे पास फिशेस आई 250 मिलियन अगो। सबसे पहले जॉलेस फिश थी, उसके बाद हमारे 350 मिलियन ईयर्स अगो बोनी फिश आई। फिशेस से आपके पास एम्फीबियंस आए, कुछ हमारे अर्लियर एम्फीबियंस थे, लोब फिन्स, सैलामेंडर। ठीक है, सैलामेंडर तो हमारा मॉडर्न फिन वो है एम्फीबियन। उसके बाद एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो टेरेस्ट्रियल थे वो फिर से पानी में चले गए, तो आपके पास कुछ इक्थायोसॉरस एंड ट्राइनोसॉरस जैसे लोग आए। देन आपके पास रेप्टाइल से फिर क्या बनाए, मैमल्स बनाए। पहले रेंग रहे थे, फिर हम क्या हो गए, खड़े हो गए एकदम। ठीक है, तो ये था इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देन हमारे पास एक नेक्स्ट आता है यहाँ पर, क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। ओ गॉड, आई रोट दिस इन oh my god, I wrote this in black color and now it's not visible. चलो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, लेट अस रीड एनसीईआरटी फर्स्ट। ठीक है, सो द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रीव्स। वो कैसे थे बेटा, श्रीव्स जैसे थे, श्रीव्स जैसे। ठीक है, आपने देखा है श्रू को। So their fossils are small sized. Mammals were viviparous and protected their young inside the mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. है ना, हम कैसे आए और हम कैसे हैं। When reptiles came down, mammals took over this earth. जब reptiles की थोड़ी कमी हो गई तो mammals का जो था population वो ज्यादा हो गया। So there were in South America mammal resembling horse, ठीक है, hippopotamus,
बियर, रैबिट एक्सेट्रा। सो ड्यू टू कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स एकदम अलग अलग हो गए। When South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. ठीक है, अब due to this same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammal. अब pouched mammals बच गए और वो ज्यादा हैं, बाकी के क्या हो गए, वो खत्म हो गए। Now, so least we forget, some mammals were wholly in water. वो क्या कहते हैं, होली रिवर्स में भी रहते थे, पानी में ही रहते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स एंड सीज काउस वर सम एग्जाम्पल, जो कि सिर्फ पानी में ही मैमल्स रहते थे, जबकि हम कहते हैं क्या, हमारे एम्फीबियंस या फिर फिशेस जो है पानी में रहती हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि हम बाद में और भी बहुत सारी स्टोरीज में पढ़ सकते हैं। और हम मैमल्स की बात करें तो वो सबसे सेल्फ कॉन्शियस थे, ठीक है, उसके अलावा अगर हम और बहुत एनिमल्स की बात करें तो उतने सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे। अब इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें तो वो हमारे पास आया है 15 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि क्या थे, प्राइमेट से, जो कि एग्जिस्टिंग अभी हैं, जैसे कि रामापिथिकस मैन लाइक थे, ड्रायोपिथिकस एप लाइक थे। अगर हम उसके बाद आए और मतलब और प्रेजेंट टाइम में जाएं तो 3 से 4 मिलियन ईयर्स बैक मैन लाइक प्राइमेट्स थे, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में थे, अराउंड 4 फीट तक के वो होते थे, काफी छोटे होते थे वो लोग, एंड वो सीधे ही चलते थे। अब मैमल्स आपके 4 हैंडेड, मतलब उनके 4 लिम्स भी वॉकिंग में यूज करते हैं, फिर वो स्ट्रेट खड़े होने लग गए। देन 2 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास एस्ट्रालोपिथिकस आए, जो कि स्टोन से हंटिंग करते थे, बट वो मीट ईटर नहीं थे, वो क्या थे, फ्रूट ईटर, एंड दे वर फाउंड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। होमो हेबेलिस थे फर्स्ट ह्यूमन लाइक, दे डिड नॉट ईट मीट, बट उनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो 650 से 800 सीसी थी। देन अगर हम बात करें 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस, जो कि जावा के थे, जावा, ठीक है, फॉसिल फाउंड इन 1891, इनका फॉसिल अभी मिला था, बहुत पुराना नहीं है। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी और ये मीट ईटर थे, होमो इरेक्टस, ठीक है, तो इरेक्टस से बात कर लेना, होमो हेबेलिस नहीं, ये मीट ईटर थे। देन 1 lakh to 40,000 ईयर बैक नीअंडरथल न्यू, ठीक है, ऐसे याद रखना, यूज्ड हाइड फॉर बॉडी प्रोटेक्शन एंड बरी देयर डेड, वो हमारी तरह थोड़ा थोड़ा काम करते थे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते थे, लोगों को गार्ड देते थे जो मर जाते थे, है ना। अब ये कंट्री ऐसी, पता नहीं कौन सी कंट्री है, जहां पर जो मरे हुए लोग हैं, मैंने अभी कहीं देखा था, आई डोंट रिमेम्बर, मरे हुए लोगों को वो ना गाड़ते हैं और ना ही उसको जलाते हैं, वो क्या करते हैं, पैक करके अपने घरों में रखते हैं, जब तक वो जब तक वो खुद पे खुद खराब ना हो जाए, तब तक उनकी हड्डियों को भी रखा जाता है, ठीक है। सो 75,000 to 10,000 ईयर अगो मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज एंड दे अरोज इन अफ्रीका, सबसे पहले ये कहाँ आए थे, अफ्रीका में आए थे, मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिफरेंट रेसेस, और फिर वो डिफरेंट रेसेस में डेवलप हो गए, पहले सिर्फ अफ्रीका में थे। सो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो मॉडर्न होमोसेपियन अरोज, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 ईयर्स अगो। One such cave painting by the prehistoric human can be seen in Bhimbetka rock shelter in Raisin district of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ह्यूमन ने क्या किया है, रॉक आर्ट की हुई है, ठीक है, केव में। एंड एग्रीकल्चर बेटा 10,000 साल पहले ही आया है, बहुत पुराना नहीं है, तब भी हमने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फलाना, इतनी सारी चीजें यूज करी है कि वो फिर से खत्म होने वाला है, लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी और हमें हमारे लिए कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स started, so the rest of what happened is a part of human history, growth and decline of civilization. So this was all about evolution. I hope आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर। एक बार एनसीईआरटी से जाके और धड़ल्ले से रीड कर डालना, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और क्वेश्चंस आप खुद ब खुद फ्रेम करके कर लोगे। और कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी इजीली, जो चीज रटने की है वो रट लेना, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बाकी तो कहानी है जो कि आप अच्छे से याद कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। और अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो तो आप महापैक एंड समर 2.0 जाकर के परचेज कर सकते हो विद माय कोड एन कैपिटल N 20, ठीक है।
आप ये यूज करके ज्वाइन कर सकते हो समर्थ 2.0 को। क्लियर? CUT की प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे। विल मीट सून।